भी थोड़ा सा अच्छा है। हाँ बोलो, केमिस्ट्री में डाउट सॉल्विंग चलेगा पहले। ओके 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये तो ओरल है। 13 नंबर क्वेश्चन ओरल है। मैंने क्या बोला था, एब्जॉर्प्शन अमाउंट इज प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स कांस्टेंट। एब्जॉर्प्शन अमाउंट इज प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट इनफ है। सर इसमें मैंने ऐसा किया, P इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। अच्छा, और फिर M इज प्रोपोर्शनल टू B हो जाता ना x बाय m। ये वो नहीं है, करेक्ट करो। ये वो नहीं है, करेक्ट कर लो। ठीक है, मोल्स इज प्रपोज, मतलब आपको मैंने बोल दिया वापस से, अमाउंट ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स कांस्टेंट। इतने हिट से काम चल जाना चाहिए। आगे बोलो। 20 बोलो। क्या है? रेट ऑफ इजिऑप्शन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा। केमिजॉप्शन के लिए होता है वो, इजिऑप्शन के लिए इंक्रीज इन हाँ एक्चुअली में ये इक्विलिब्रियम जैसा हो गया। रेट तो बढ़ेगा ही, वो बात भी बराबर है। रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो हर बार टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, बट इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पूरे एक्सोथर्मिक प्रोसेस ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बराबर बोला। रेट बोला है क्या, अमाउंट नहीं बोला क्या? रेट बढ़ेगा, अमाउंट कम होगा। ये सेम स्टेटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में। भाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो सही ना, कम चाहिए, उसमें रेट भी बढ़ेगा और अमाउंट भी बढ़ेगा। केमिजॉप्शन में इसमें अमाउंट कम होगा, रेट बढ़ेगा। एक तो दोनों में बढ़ेगा। रेट तो कंफर्म, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक जनरल स्टेटमेंट नोट कर सकते हो। ऑलवेज मींस ऑलवेज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डेल्टा एच वैल्यू और वो वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हाँ वो सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है, अपन ने गलत सोचा। वहाँ पर रेट ऑफ इजिऑप्शन लिखा है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अमाउंट ऑफ इजिऑप्शन नहीं पूछा है। अमाउंट होगा तो डिक्रीजेस, रेट होगा तो रेट में फॉरवर्ड भी इंक्रीजेस बट रिवर्स ज़्यादा इंक्रीजेस। एब्जॉर्प्शन थोड़ा इंक्रीजेस, डिसऑर्प्शन ज़्यादा इंक्रीजेस। अरे भाई सुनो, यहाँ पर एक सॉलिड है, ठीक है, गैस ज़्यादा आएगी लेकिन छोड़, पहले गैस सपोज करो पॉलीमेरिक टाइम आ रही थी 10 मॉलिक्यूल, अभी 15 मॉलिक्यूल आएंगे, लेकिन छोड़ के जाने वाले और ज़्यादा जाएंगे। आएंगे भी ज़्यादा बट जाएंगे बहुत ज़्यादा। इसका इफेक्ट समझ में आ गया सर? तो फिर ये 16th वाला क्या है? हाँ, एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो भी बराबर है। समझे या मास समझे? क्या रेट समझे या अमाउंट समझे? एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, बराबर। इसमें कुछ नहीं लिखा है तो एब्जॉर्प्शन मीन्स, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक फिनोमेना है, तो अमाउंट हो गया। एब्जॉर्प्शन एक अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, नॉट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिर 25 पे जरा फोकस करेगी क्लास। ओके, अभी ये तो टिपिकल रिएक्शन हो गई। सर ऑटो कैटलिस्ट और एक और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, वो दो क्या है पता है? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट तो वही एक तरह से सपोर्टिंग क्या होता है, प्रमोटर। ऑटो कैटलिस्ट का आंसर शायद ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट मतलब वो खुद ही कोई मतलब बनवाता है ज़्यादा, एक बार बनना चालू होगा ना तो वो खुद को ही एज प्रमोट करवा लेगा। बट ये तो रिएक्शन टिपिकल हो गई, ऐसे तो याद नहीं रख सकते आप। हालांकि ऑटो कैटलिस्ट का कंटेंट ये है सिलेबस में, बताता हूँ कैसे। KMnO4 प्रैक्टिकल कंटेंट है, सुनो वापस से बताओ। K2Cr2O7 KMnO4 कुछ 8-10 कंपाउंड है जो प्रैक्टिकली आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक में जो जो चीज़ें इंक्लूड होगी वो सब आएगा। तो KMnO4 और K2Cr2O7 याद करो, पहले भी बहुत बार आया है। यहाँ पर रेडॉक्स में, तो KMnO4 की कैरेक्टरिस्टिक है अपने सिलेबस में, ये टेंशन मत लो। तो KMnO4 की रिएक्शन में इंक्लूड होगा, तो इसके पूरा स्टेप्स जब आप चेक करोगे तो KMnO4 Mn2+ बनाएगा,
Mn2+ वापस Mn4+ Mn2+ ऐसे करके वो ट्रांसफर होता रहता है। तो कुल मिला के वो खुद को ही बनवाएगा, एक बार बनना चालू होगा तो खुद बनवाएगा। ठीक है, उसको एक बार इग्नोर कर दो। क्वेश्चन 25 कैंसिल, और 24 पढ़ो एक बार, क्या है? जो the following types of metals make the most efficient catalyst. हाँ, तो सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छे होने चाहिए, ठीक है, टेम्परेरी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी ठीक होनी चाहिए। जिसे समझो, किसको एब्जॉर्ब कराना है? कोई भी चीज़ को, कोई भी जनरल चीज़ को। देखो उसमें कैसी गैस है ना, नॉन मेटल की होती है जनरली, देखना नॉन मेटल की होती है मोस्टली गैसेस। अब इनर्ट गैस को छोड़ो, तो नॉन मेटल की गैस जो है वो माइनस चार्ज बना देगी एस ब्लॉक मेटल के साथ। और डी ब्लॉक मेटल्स कैसे होते हैं? जल्दी पॉजिटिव नहीं बनाते। डी ब्लॉक मेटल्स ऐसे हैं जो हाईली पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाते, पता है ना आपको? तो हाइड्रोजन से एनर्जी थोड़ा ज़्यादा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक ठाक कर लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है, सरफेस एरिया ओके, तो वो कैरेक्टरिस्टिक मिलती है किसके जैसी? एड्जॉर्प्शन डी ब्लॉक का एलिमेंट का एस ब्लॉक से ज़्यादा अच्छा होगा। और एस ब्लॉक तो रिएक्ट करके बैठ जाएंगे, फिर जो हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन थोड़ी करवानी है अपने को, एस ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं चाहिए, रिएक्टिविटी ज़्यादा में रिएक्शन हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन होने से को एड्जॉर्प्शन नहीं बोलते हैं। आगे बढ़ो। और एड्जॉर्प्शन मतलब फिजियोप्शन नहीं लेते हो, एब्जॉर्प्शन नहीं लेते। और क्वेश्चन बोल दो। Air can oxidize sodium sulfate in aqueous solution but cannot do so in the case of sodium arsenide. However, if air is passed through a solution containing both sodium sulfite and sodium arsenide, then both are oxidized. This is an example of positive negative induced autocatalysis. हैं कहाँ है? बड़ा अजीब है। इधर लाने के लिए कॉन्टेक्ट 33 बोल रहे हो, 34। एयर कैन ऑक्सीडाइज सोडियम सल्फेट इन एक्वस सॉल्यूशन बट कैन नॉट सो इन केस ऑफ सोडियम आर्सेनाइड। वहाँ पर सल्फेट की जगह सल्फाइड कर लो, सोडियम सल्फाइड। ये एक्चुअली में सुनो मेरी बात, ये डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड कैटालिस्ट हो गया। मैं इंडक्शन, एक को देख के दूसरा इफेक्टिव काम करता है, एक को देख के दूसरा काम करे तो इंडक्शन सीख। अरे इंडक्शन वर्ड सुना है नहीं सुना है? एक को देख के दूसरा सीख जाए, उसे क्या बोलते हैं? इंडक्शन। आपने चार्जिंग का इंडक्शन नहीं पढ़ा था? एक स्पेयर को देख के दूसरा स्पेयर चार्ज बना रहा है, वर्डिंग। तो एक को देख के दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, भैया ये हो रहा है तो सल्फाइड भी होगा। अरे वर्डिंग के लिए, लेकिन हाँ ये थोड़े बुक हैवी है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? न्यूमेरिकली हैवी जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थियोरेटिकली हैवी जाने में दिक्कत ये है कि पहले पढ़ो, डेफिनेशन समझो, फिर अप्लाई करो। प्रॉब्लम ये ऐसे कितनी डेफिनेशन समझनी है वो फिक्स नहीं है, हम सर्कल का एरिया बड़ा करते जाएंगे, कितना बड़ा करना है ऐसा कहीं डिफाइन नहीं। तो बेटर ये एनसीईआरटी मैंने लिमिट रख रखी है। थियरी में लिमिट क्या है मेरी? न्यूमेरिकल में लिमिट भी रखता हूँ, नहीं सकता है। न्यूमेरिकल हार्ड रख दोगे तो चला लेंगे, थियरी न्यूमेरिकल हार्ड के लिए दिमाग दौड़ाना पड़ता है, थियरी हार्ड के लिए कंटेंट रीड करना पड़ता है। कंटेंट रीड करने के लिए मेरे पास कोई फिक्स बुक नहीं है, और नॉलेज के लिए रहता हूँ कि मैं तो बुक दे दूँगा, फिर वो आप कितना पढ़ के याद रख पाओगे, वहाँ एरर भी। आप क्या करोगे? कंटेंट बढ़ा लोगे। कंटेंट बढ़ा लोगे तो जिसको टाइम देना था उसका टाइम कम करके दूसरे वाले को टाइम दोगे, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस नेग्लिजिबल है, इसलिए आपका टाइम कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा काम की जगह, और बेकार में बढ़ जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। रिड्यूस कैटालिस्ट डेफिनेशन से बात। ऑटो कैटालिस्ट है ये बोलो, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वर्ड सुना है, बोलते जाओ। क्वेश्चन बोलो। TEL minimizes the knocking effect on the petrol. टेट्राइथाइलाइड कहाँ पर है? मिनिमाइजेस द नॉकिंग। ओके 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 ओके, कहाँ है? टेट्राइथाइलाइड है, ठीक है, लेड, LEAD।
मतलब C2H5 4 Pb, Pb की 4 वैलिडिटी भी होती है, 2 भी होती है, तो 4 रखो। तो टेट्रा इथाइल लेड NEAD फुल फॉर्म बोलता हूँ पहले। ये एंटी नोकिंग एजेंट है, मतलब आपका जो पेट्रोल होता है ना उसके साथ डाला जाता था, हाँ रख लेते हैं क्योंकि वो लेड फिर क्या नुकसान करता है, इसलिए कैंसिल करवा देगा। तो पहले डालते थे, तो उससे क्या होता था, नॉकिंग जो होता है ना, आवाज़ वो रिड्यूस हो जाती है। तो वो क्या करता है, एज ए नेगेटिव कैटालिस्ट काम करता है। तो ठीक है, इसको आप रीड करो तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। नो In case of autocatalysis, reactant catalysis, heat produced in the reaction catalysis, product catalysis or solvent catalysis. प्रोडक्ट कैटालाइसिस, मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैटालिस्ट की तरह काम आएगा। वो ऑटो कैटालिस्ट तभी तो वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑटो मीन सेल्फ कैटालिसिस। सेल्फ कैटालिसिस मतलब जो प्रोडक्ट बना है वही खुद को कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। तो शुरुआत में स्लो होगा, बाद में पूरी फास्ट हो जाएगा। चेक कर लेना एक बार। अरे प्रोडक्ट कैटालिसिस का वर्ड का मतलब क्या हो गया, जो प्रोडक्ट बना है वो एज ए कैटालिस्ट काम करेगा, और ऑटो कैटालिस्ट का मतलब क्या हो गया, वो खुद को ही कैटालाइज करेगा। तो मिलते जुलते वर्ड हो गए। आप डेफिनेशन समझने की ट्राई करेंगे, आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट काम आता है कैटालिस्ट की तरह। तो शुरुआत में स्लो होगी रिएक्शन, बाद में अपने आप फास्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट बना, शुरुआत में थोड़ा सा बना, फिर प्रोडक्ट एज ए कैटालिस्ट काम करेगा, तो वो रिएक्शन अब फास्ट हो जाएगी। हाँ, तो खुद ने रिएक्शन ने खुद को ही कैटालाइज कर दिया, तो ऑटो कैटालिस्ट भी बोल सकते हैं। प्रोडक्ट कैटालिस्ट और ऑटो कैटालिस्ट सेम हो गया, है ना, सेम हो गया। और बोलो। The decomposition of hydrogen peroxide can be slowed down by the addition of small amount of acetamide. The latter acts as स्मॉल अमाउंट ऑफ acetamide. एसिड Acetamide. amide Amide. CH3CONS2। हाँ ठीक है। The latter acts as inhibitor, promoter, moderator, poison. ओके, तो जो बनने वाला है वो कौन है? Decomposition of hydrogen peroxide कैन बी स्टॉप, मतलब कैन बी it can be slowed down by the addition of small amount of acetamide. स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एमाइड क्या करता है वो देखना है। Slow down. ठीक है, एसिड एमाइड क्या करता है? एसिड एमाइड मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है कि ऑक्सीजन के साथ कुछ जोलजाल मचाता है कि क्या करता है, वो सोचो। सर इधर ही प्रॉब्लम है कि वो इनहिबिटर और Inhibitor या poison में क्या है? ये slow down नहीं दिया है. चलो स्लो डाउन के नेगेटिव वर्ड तो आ गया, Negative है. फिर पॉइजन है इनहिबिटर है, वही तो problem। दोनों वर्ड आ गए क्या? हाँ, दोनों ऑप्शन नहीं दिया. नहीं, इसके लिए मैं एक्चुअली मेरे को कंप्यूटर पर बैठने का टाइम ही नहीं मिला। मैं आपको फैक्ट बोलूँ, बैठने का टाइम मिलेगा तो मैं रीड करके तो बोलता हूँ, क्योंकि भाई ये कंप्यूटर पर मैंने नेट से चलते फिरते देखा। कंप्यूटर पर बैठना मतलब मेरे लिए कैसा हो जाता है, अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। मोबाइल से रीड करना मतलब चलते फिरते हो जाता है। तो मैंने मोबाइल से रीड किया, मुझे पल्ले नहीं पड़ा। मैं साफ बोलता हूँ, कंफ्यूज हो गया, जो आता था वो भी भूल गया। सब आजू बाजू क्या करते हैं, कोई कुछ बोलती है, एक ऑर्गेनिक होता है कि इनऑर्गेनिक होता है, फिर एक दूसरी कोई जगह पे लिखता होता है कि दोनों सेम ही होते हैं, तीसरी कोई जगह पे कुछ और लिखा होता है। मैं सीधी बात बताऊँ, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मेरे पास अच्छी बुक्स है सॉफ्ट, लेकिन वो बुक खोलना मतलब लैपटॉप चालू करके खोलना और मोबाइल में देखना का डिफरेंस होता है। मोबाइल में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाई करता, लैपटॉप में पढ़ाई चलेगी, ठीक है, घर जाके देख लूँगा। और वो ऐसा होगा तो वो तो कुछ नहीं है, क्रॉप करके भेज भी दूँगा तो चलेगा, क्योंकि सही बुक्स हैं, अच्छी बुक्स है, ऑथर अच्छे हैं उसके। यहाँ डेफिनेशन जो होती है वही होती है, आप नहीं डिफाइन करें। और क्या है? Decomposition of H2O2 may be checked by adding a small quantity of phosphoric acid. मे बी Checked by small. चेक्ड बाय, हाँ ठीक है, By adding a small quantity of phosphoric acid. बराबर। It is an example of neutralization negative catalysis, positive charge catalytic process. हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड है ना, फॉस्फोरिक एसिड के साथ तो वो तो क्या करेगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। दोबारा से बोलो क्या है पूरा स्टेप? Decomposition of hydrogen peroxide may be checked by adding a small quantity of phosphoric acid. आगे क्या है? It is an example of negative neutralization negative
और न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में तो कोई काम ही नहीं है, ऐसे बेस का कोई काम नहीं है। H3PO4 और कोई ऑक्सीडाइजेशन भी नहीं है। रिएक्ट रिड्यूस कर सकते हो आप H3PO4 का, तो रिएक्शन रिड्यूस करवा दोगे तो नेगेटिव कैटालिसिस के आसपास हो जाएगा। H3PO4 और H2O2 इंटरनली हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो, मतलब जितना मुझे पता है, तो उससे क्या होगा, H3PO4 अब रिएक्ट नहीं कर पाएगा आगे। तो प्रेजेंस ऑफ H2O2 की इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 H3PO4 बाउंड टू H3PO4 बाउंड टू बाउंडेड विद H2O2 एंड हेंस रिएक्टिविटी रिड्यूस। आप कहीं पे भी बाउंड हो जाओ तो आप दूसरी जगह नहीं जाओगे ना, रिएक्ट करोगे ना कुछ और करोगे, तो नेगेटिव कैटालिसिस की तरह हो गया ना एक तरह से। तो एक बार चेक करना, ठीक है। ये कैसा है, अब ये कोई डेफिनेट ये पढ़ा नहीं मैंने, बट मेरे को इतना पता है कि H2O2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना जानता है और H3PO4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना जानता है, दोनों ने हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाना है। हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो रिएक्टिविटी दोनों की गायब हो गई, दोनों ने इंटरनली बॉन्ड बना के साथ से बढ़ गए, खत्म। बोला रुबेल यू तुम लोग भी पूछो भाई। अभी ये सोचना पड़ सकता तो सॉफ्ट ले लो हाथ में, चलो तो कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी रीड करते हो बैठ के साइड पे, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में से रीड करके नोट्स बना लिए, मतलब आप समझ लो आपको चैप्टर आ गया। एनसीईआरटी में से ही पढ़ो थियरी सिर्फ, और बुक में से मत पढ़ो, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं पढ़ा दूंगा अलग से पढ़ के, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी ध्रुवील आप भी पूछ लो, क्या वापस लिख रहा है कोई मैसेज में? अच्छा कॉम्पिटिटिव कुछ है ही नहीं, कॉम्पिटिटिव और एनसीईआरटी में कोई डिफरेंस नहीं, बस वो तो नए वर्ड आ गए बोल के कंफ्यूजन है। एक बात और, पुराने वर्ड में आपके क्वेश्चन आराम से हुए कि नहीं हुए? क्यों हुए? मतलब एनसीईआरटी रीड किए तो आ गए। अब नए वर्ड्स में थोड़े से क्या होते हैं, पता ही नहीं आदमी क्या करे। आगे बोलो क्या हो गए? तो कौन कौन से नए वर्ड आते हैं? इल्यूज कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट, हाँ वो तो पहले से ही फिक्स है कि उसको देखना है, ठीक है। कल मेरे को टाइम मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसको मतलब जो मैं ऑनलाइन जॉब करता हूँ उससे रिलेटेड उसका काम करना है मेरे को। मैंने उसको बोल के रखा है भाई तू सैटरडे को बात कर, वो 3 दिन पहले से बात बता रहा हूँ मैं। ओवर वर्क जो भी है ना भाई, रनिंग संभालो पाओ। सैटरडे संडे को अपने बकवास वाले काम करते हैं, तो बकवास नहीं, मतलब रनिंग से हट के कोई भी काम करने में सैटरडे संडे को करो, ऐसा नेचर बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है नेचर, मंडे टू फ्राइडे और लोड नहीं सैटरडे से लिमिट चलती है। तो इसके लिए मैं क्या है, बस मंडे टू फ्राइडे रीड करके आपको नहीं पढ़ा पाता, ठीक है। तो उसकी जगह पे मैं सैटरडे को डाल देता हूँ सारा करके। अभी एक काम करो, एनसीईआरटी निकालो, मेरे को सिर्फ एक वर्डिंग बता दो कि पढ़ाना क्या टॉपिक है, फिर चाहे एनसीईआरटी नहीं भी लिखा हुआ है तो चलेगा। मेरे को सिर्फ इतना तो जानना है कि उनको पढ़ाना क्या है। हेडिंग हाँ ये कुछ था, क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अच्छा सुनो, कॉलॉइडल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन करना है तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन में आयनिक ट्रू सॉल्यूशन इज इम्प्योरिटी। अरे कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइडल आपका टारगेट है, कॉलॉइड आपका टारगेट है, उसमें सपोज तो NaCl डिसॉल्व है, वो आपका क्या हो गया? इम्प्योरिटी काउंट होगा। मिट्टी भी इम्प्योरिटी है, मतलब कॉलॉइडल अगर मेरा टारगेट है तो ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट है और सस्पेंशन वाले जो सॉल्यूट है वो दोनों मेरे लिए कौन है? बस इतना समझ में आया पक्का। मैं एक बार वापस बोलता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या चाहिए सेपरेट होके, कॉलॉइडल मस्त वाला चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए बोलो। उसमें मेरा जैसे मतलब एग्जांपल देता हूँ, उसमें मेरा NaCl डिसॉल्व है, चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। उसमें मिट्टी डिसॉल्व है, चलेगी? नहीं, वो सस्पेंशन वाला पोर्शन है वो नहीं चलेगा। टारगेट क्लियर? चलो अभी प्यूरिफाई कर देते हैं। पहला है डायलिसिस। क्या है पहला? अरे देखो बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। क्या है, यहाँ पर एक सपोज करो कंटेनर है,
कंटेनर के अंदर पोरस है, बट वो पोरस की साइज क्या है, स्मॉल है, कि कोलोइडल इसमें से भाग नहीं सकता, लेकिन पानी इसमें से आ जा सकता है। पानी तो छोटा सा होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा, क्या ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा, नॉट वही, मतलब उससे थोड़े बड़े पोरस हैं। इतने बड़े पोरस हैं कि इसमें से कौन आ जा सकता है, वाटर आ जा सकता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड आ जा सकते हैं, सॉल्यूट आ जा सकता है, और सोल नहीं आ जा सकता। कोलोइड मतलब पार्टिकल्स, सोल वर्ड की जगह पे कोलोइड पार्टिकल लिखो, वैसे सोल ही अपना हेडिंग। कोलोइडल पार्टिकल की साइज थोड़ी ज़्यादा होती है सॉल्यूट से, पता है ना। सबसे छोटी साइज किसकी होती है, सॉल्वेंट की, थोड़ी बड़ी साइज सॉल्यूट, थोड़ी और बड़ी साइज कोलोइड। तो दोनों चीज़ें जानी आनी चाहिए, H2O और आयनिक कंपाउंड, और सॉल्यूट उसी का पार्ट है, आयनिक कंपाउंड। लेकिन सोल आ जा नहीं सकता, तो एक कोई भी क्या ले लो, ट्यूब ले लो, मतलब वो ट्यूब का बाउंड्री कैसा ले लो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा, और पानी कंटिन्यूसली धीरे धीरे फ्लो होने दो, ठीक है, खत्म। आपका ये जो डायलिसिस है यही करता है, कौन करता है, किडनी। किडनी जो करती है वो यही करती है, ठीक है। सस्पेंशन वाली स्पीसीज को अलग से सेपरेट करें, उसको छान के करें, उसमें थोड़ी सी चाय की छलनी जो है ना, उसकी जो मतलब वो सेमी परमेबल, एक बार ये कर लिया, अभी एक बार थोड़े से पोरस ज़्यादा बड़ा कर लो, ठीक है, और उसको ऐसे रख लो चाय की छलनी जैसा, और ऊपर से डालो, तो नीचे कोलोइड आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा, कोलोइड आ जाएगा, सस्पेंशन रह जाएगा। वो तो सेलेक्टिव करो, सबसे पहले वही कर लेंगे, फिर ये करेंगे। नहीं, सबसे पहले हाँ, मतलब हाँ। कोई भी कर लो, मतलब आपको समझो, मेरी बात समझो, आप अगर घर पे हो, आपके पास चाय की छलनी जो है ना, उसके वैरायटी ऑफ छलनीज है, मतलब आपको छोटी से लेके बड़ी साइज तक के सब मिलेंगे, मान लो। तो अभी क्या करो आप, या तो पहले मतलब अपन को करना है, टारगेट है, तो अपन क्या करेंगे, कोलोइड पार्टिकल की जो साइज है उसके थोड़ा सा बड़ा होल वाला पहले ले लो, और फिर उससे थोड़ा छोटा होल वाला ले लो, या फिर पहले छोटा वाला ले लो, बाद में बड़ा वाला ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ना। पहले आप आयनिक इम्प्योरिटी, पहले आप सॉल्यूट हटा दो, फिर आप सस्पेंशन हटा दो, या पहले आप सस्पेंशन हटा दो, फिर आप सॉल्यूट हटा दो, फर्क तो क्या ही पड़ना। सॉल्यूट लेवल दोनों हट चाहिए ना, सॉल्यूट और सस्पेंशन दोनों एक ही बार में नहीं हटेंगे। मतलब अगर सॉल्यूट रुक रहा है तो उसको रुक तो रुक ही जाएगा। सॉल्यूट तो कभी नहीं रुकेगा, सॉल्यूट सस्पेंशन रुकेगा। देखो आपके पास कैसा है, मैं एग्जांपल देता हूँ, सॉल्वेंट की साइज है 1, सॉल्यूट की साइज है 2, कोलोइड की साइज है 3, और सस्पेंशन की साइज है 4, ठीक है। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, कोलोइड, सस्पेंडेड, ठीक है। तो मैंने सपोज करो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज 1.5 स्पेस की, तो अगर 1.5 स्पेस वाले से पास किया तो प्योर सॉल्वेंट साइड, बाकी तीनों अंदर रह जाएंगे इधर, ठीक है। वो भी पढ़ा है अपन ने, कहाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। चलो इसको तो चैप्टर का काम हो गया, ठीक है। अभी मैंने 2.5 वाला डाला, 2.5 वाले डालूंगा तो कौन कौन मेरे चाय की छलनी से अलग हो जाएंगे, दो। अब अलग हो जाएंगे, दोनों ही यूजफुल है, वो मजा, वो आपकी चॉइस है कि आप किसको यूज करना चाहते हो। बताओ क्या क्या यूज अलग अलग हो जाएंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग हो जाएंगे, सॉल्वेंट तो कम ज़्यादा कभी भी कर सकता, और कोलोइड और सस्पेंडेड पार्टिकल अलग हो जाएंगे, डन। फिर आप 3.5 वाला यूज करो, पहले 3.5 कर लो, तो ये सेपरेट है। बताओ आपको 3 को सेपरेट करना है, तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड दोनों जगह सेपरेशन डालना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। पहले 4 वाले के लिए कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, पहले कोई ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो 2 वाले के लिए मिलो तो फिर कोलोइड भी चला जाएगा, या फिर वापस करेगा तो आ जाएगा ना। देखो मेरी बात सुनो, चाय की छलनी से 2 पार्ट सेपरेट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाला फेंक दिया होता है कि ऊपर वाला फेंक दिया होता है, वो सेपरेशन आ गया, बस ऐसा बोला। मेरे पास 2 बीकर है, बीच में मेरे कनेक्टर है, कनेक्टर के बीच में एक चाय की छलनी लगा रखी है, तो 2 सेपरेशन हो जाते हैं। सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि एक फेंक दिया जाता है, ध्यान से फेंक दिया है, दूसरा भी अपने पास ही। 5 डायलिसिस,
फिर थोड़ा इलेक्ट्रोडायलिसिस। अभी क्या होता है, आयनिक कंपाउंड एक्चुअली मेजरली, मेरी बात सुनो, वाटर जो है ना, वाटर के अंदर क्या आयनिक कंपाउंड डिफॉल्ट ज़्यादा डिसॉल्व करते हैं। अरे आप पानी भी लेते हो, मिनरल मतलब आयनिक कंपाउंड ही होते हैं। सी में कौन सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी देता है? सॉल्ट। अभी तो सी से सॉल्ट वर्ड कुछ आता है ना लिंक होके, सलाइन, सॉल्ट, सी वाटर, लिंक के वर्ड मेरे को नहीं पता, इंग्लिश नहीं आता। तो क्या होता है कि आयनिक इम्प्योरिटी को सेपरेट करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आयनिक इम्प्योरिटी के लिए सबसे बेस्ट क्या, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। तो क्या टाइम एक तरफ भाग के चले गए ना, एक तरफ भाग के चले गए, कोलॉइड बेचारे बच गए। मतलब यही काम कर रहे हैं, काम तो यही कर रहे हैं, बस एक तरफ प्लस प्लेट लगा दी, एक तरफ माइनस प्लेट लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, तो आयंस की मूवमेंट बढ़ जाएगी। वाटर के थ्रू नॉर्मलाइज मूवमेंट होती थी, सुनो, वाटर से जो नॉर्मल मूवमेंट होती थी उसमें स्पीड कम थी, और इलेक्ट्रोडायलिसिस में स्पीड ज़्यादा हो गई, एफिशिएंसी बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी। बाकी दोनों का काम ही, ये क्या करेगा, आयन मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो आयन मूवमेंट बढ़ेगी, यस या नो? वो स्टेटमेंट को फिर बाद में सेंटेंस फ्रेमिंग कर लेंगे आप। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आयन मूवमेंट बढ़ेगी, ठीक है। तो आयन मूवमेंट बढ़ेगी तो अंदर जो कॉलॉइड के, देखो एक अंदर वाटर है, उसके अंदर कॉलॉइड है, और उसके अंदर आयंस है, तो आयन जरा धीरे धीरे आ रहे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे नहीं करना ना भाई, फटाफट करके खत्म करना है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, आयन मूवमेंट बढ़ाई, फटाक से सेपरेट हो गए, कैटायन एक तरफ, एनायन एक तरफ, मेरा काम हो गया, कॉलॉइड प्योरीफाई हो गया ना, तो कॉलॉइड से आयनिक कंपाउंड गायब हो गए ना, बस मेरा काम हो गया। आगे बोलो, नेक्स्ट स्टडी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी जो अपन चाय की छलनी बोल रहे थे ना, ठीक है, उसमें कैसा है, वो चाय की छलनी के होल डिजाइन अपन लोग करेंगे। चाय की छलनी के होल क्या करेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब आर्टिफिशियल डिजाइन करने में जरा झोल झाल कितने वो पढ़ो तो एक बार रीड करो। अरे रीड करो, थोड़ा मतलब तेज कर दो, मैं भी सुन लूं। कुछ है 3-4 स्टेप, वही कर दो। Ultrafiltration is the process of separating the colloidal particles from the solvent and soluble solutes present in the colloidal solution by specially prepared filters which are permeable to all substances except the colloidal particles. Colloidal particles can pass through ordinary filter paper because the pores are too large. However, the pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with colloidal solution to stop the flow of colloidal particles. The usual collodion is a 4% solution of the nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. An ultrafilter paper may be prepared by soaking the filter paper in a colloidal solution, hardening by formaldehyde and then finally drying it. Thus by using मेरी बात सुनो, अल्ट्राफिल्टर पेपर क्या किया है, ये देखो, ये कौन था, ये सॉल्यूट है, ये कॉलॉइड है, मतलब 2.5 साइज का। देखो 4 वाला तो बहुत जल्दी से हटा दिया, 4 वाले तो होते ही नहीं है। मैं एक बात बोलूँ, 4 वाला सस्पेंशन तो है ना, वो तो आपको सीधी बात बोलूँ बहुत जल्दी हट जाता है, पहले फिल्टर 2 वाले को हटाने में दिक्कत आती है, ठीक है। 1 तो खैर सॉल्वेंट है, तो 1 तो कम या ज़्यादा कभी भी कर लेंगे, 1 तो वाटर है, मुफ्त है। 1 को सेपरेट करना टारगेट में, 2 को 3 से करना है, ठीक है। तो 2.5 साइज का क्या बनाना है मेरे को, छलनी बनाना है, मतलब जो कोरस की साइज है वो कितनी रखनी है, 2.5। नेचुरली 2.5 साइज वाले सॉरी मेरे को चाय की छलनी नहीं मिली, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को जो मिलती है वो 3.5 साइज की मिलती है। मार्केट में कौन सी छलनी मिलती है, 3.5 साइज की मिलती है, मेरे को उसको 2.5 साइज का बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सोचो एक बार, अरे इसको ठीक है पढ़ लेंगे, मेरे को टारगेट समझ में आया कि नहीं आया, पहले बोलो। मतलब मेरे को चाय की छलनी क्या मिल रही है, 3.5 का, 3.5 में से मैंने पास किया, 2 वाला भी चला गया, 3.3 वाला भी चला गया, मेरा सेपरेट क्या हुआ, कुछ नहीं। अभी 2.5 का मार्केट में मिल नहीं रहा है, मिलता है तो वही खरीद के लाने का ना सीधा। मेरी बात समझो, अगर 2.5 वोल्ट का साइज का मेरे को फिल्टर पेपर मिले, चाय की छलनी मिले, तो बात तो वही खत्म। नहीं मिल रहा है, मजबूरी है तो बनाना पड़ेगा भाई, काम तो चालू रखना है। तो मैं क्या करूँगा, 3.5 साइज वाला लूँगा। अभी जो होल है ना, होल के आसपास में कुछ चिपका दूँ तो साइज होल की रिड्यूस हो जाएगी कि इंक्रीज हो जाएगी। मान लो एक होल है,
होल के अंदर अंदर बाजू बाजू में ऐसे कुछ चिपका दिया तो क्या हो जाएगा, होल छोटा हो जाएगा, तो 2.5 का बच जाएगा। तो उसको होल के ऊपर कुछ इम्प्योरिटी डाल के उसको सेट करवा दे तो क्या होगा, अरे कोई भी फिल्टर पेपर है ना, उसमें कोई भी ऐसी इम्प्योरिटी जो परमानेंटली सेट हो जाएगा, तो होल की साइज रिड्यूस ही करेगी, इंक्रीज नहीं कर सकती। अरे भाई चाय की छलनी जो आप खरीद के लेके आए हो उसमें गंदगी फंसेगी तो क्या होगा, बताओ, होल की साइज बढ़ेगी कि कम होगी? और गंदगी परमानेंटली फंसानी है, थोड़ा अच्छा से फंसानी है और थोड़ा केमिस्ट्री, क्योंकि हमको फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्या हो जाए, वो वन साइज का होल बन जाए, पता चला टारगेट फिर अधूरा रह गया 3 से कम हो जाए लेकिन 2 से ज्यादा रह जाए, स्पेसिफिक गंदगी डालनी पड़ेगी। फिल्टर पेपर है, उसमें होल्स हैं, होल्स की साइज है 3.5, मुझे ऐसा होल चाहिए जो 2 से बड़ा हो एंड 3 से छोटा हो, तो मुझे वो होल के अंदर पूरा ब्लॉक कर दूंगा तो भी नहीं चलेगा, ज़्यादा लॉक हो जाए तो साइज 1 से छोटी हो गई, 2 से छोटी हो गई, ना तो आयनिक कंपाउंड बाहर गया और ना ही कोलोइड बाहर गया, दोनों रह गए, फिर क्लोज। 3 से ज़्यादा रह गई तो मेरे काम की नहीं, तो 2 से ज़्यादा रहे और 3 से कम रहे, वो वाला साइज पार्टिकल का सेट करना पड़ेगा। सेट करना पड़ेगा तो पहले क्या करो, देखो मेरी बात, जैसे कैसा हो गया, सीमेंट हो, आप समझो अगर आप मैं कोई जगह पे सीमेंट लगा के छोड़ दूँ तो सीमेंट में भी तो होल रह जाते हैं, पोरस रह जाते हैं। मान लो एक बड़ा होल है, मैंने आसपास में सीमेंट की लेयर चिपका दी, फिर मैंने सूखने छोड़ दिया, फिर मैं 2 दिन बाद आके देखता हूँ तो क्या होगा, होल की साइज कम हुई मिली, ज़्यादा हुई मिली। मान लो एक होल है, मैंने आसपास में सीमेंट की लेयर लगा दी तो क्या होगा, साइज छोटी हो जाएगी, तो वो साइज 2 से ज़्यादा रह जानी चाहिए और 3 से छोटी हो जानी चाहिए। और यहाँ पर तो क्या है, सीमेंट आप कम ज़्यादा कर सकते हो, वहाँ पर एक पार्टिकल इटसेल्फ ही बहुत होता है, इतना सा तो पूरा होता है, उसमें एक पार्टिकल घुस गया, थोड़ा बड़ा घुस गया तो बंद लॉक, और थोड़ा छोटा रह गया क्योंकि वहाँ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बचती नहीं है ज़्यादा। यहाँ तो लेयर आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ मोनो लेयर ही बहुत होता है, तो वो थोड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन एटलीस्ट पता तो चला हुआ क्या है, वो आइडिया लग गया ना अपने को। इसको छोड़ो, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो मैंने घरों में भी यूज़ किया है। एक स्क्रू टाइट कर रहा हूँ, होल हो गया बड़ा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं देसी बात कर रहा हूँ, मेरे को नहीं याद आ रहा कि भाई इसमें क्या लिखा है। मैं एक माचिस की तीली लेता हूँ, मैं उधर क्या करता हूँ, 2-3 माचिस की तीली डाल देता हूँ, या फिर क्या करता हूँ, पेपर लेता हूँ, हार्ड पेपर थोड़ा, और वो फंसा देता हूँ और फिर स्क्रू टाइट करता हूँ, वो टाइट हो जाता है, बस। तो यही है, कुछ अलग नहीं है। अभी ज़्यादा पड़ दिया अंदर तो स्क्रू भी नहीं जाएगा, है ना, थोड़ा भरना है लेकिन इतना छोड़ना है कि स्क्रू चला जाए, थोड़ा भरना है क्योंकि ढीला है, ठीक है, थोड़ा भरो लेकिन स्क्रू की जाने की जगह छोड़ो, बस। अभी आपको जो टिपिकल बर्डिंग है वो रट्टा मारनी पड़ेगी, ठीक है, वो रट्टा तो इसमें एरर ज़्यादा हो जाएगा ना, एरर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, कुछ होल्स भरेंगे नहीं तो वही तो, तभी तो मैंने पर्टिकुलर कंपाउंड स्पेसिफाई करके रट्टा मारा ना, वो कंपाउंड का काम ऐसा ही है। रुकना भाई, पैराडाइज प्लस बाद में खोलेंगे ना अगली साल तक, तो क्या होता है, साइज जो है ना, वो साइज सब चेक करके वो कंपाउंड सेलेक्ट किए गए होंगे ना, इन्होंने 1000 कंपाउंड बनाए, 1000 बार ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए होंगे ऐसा फिल्टर पेपर बनाने के, अपने को सिर्फ एक पढ़ने मिलेगा जो करेक्टेड है, बीच में अलग अलग लिए होंगे। भाई ये सीमेंट लगा के सूखने छोड़ा, तो सूखने के लिए भी जो तरीका होता है सुखाने का, सीमेंट को सुखाना मतलब गीला करके सुखाना होता है, एक बार सुखाने से सीमेंट परफेक्ट नहीं होती, मल्टीपल टाइम्स गीला करके सुखाओ, गीला करके सुखाओ, गीला करके सुखाओ तो वो परफेक्ट होती है, तो वो सब एक चीज़ समझनी पड़ती है। तो हर एक का एक अपना ड्राइंग प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई फूक मार के सुखाया जाता है, कोई धूप में रख के सुखाया जाता है, हर चीज़ हर तरीके से नहीं सुखाई जाती, ठीक है। चलो तो वो थोड़ा रीड करो ना एक बार वापस से, अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बन रहा है, फिल्टर पेपर के अंदर क्या क्या डाला। The pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with colloidal solution to stop the flow of colloidal particles. कोलोइडल वर्ड आया तो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि एक नया वर्ड आया कोलोइडल पार्टिकल्स, क्योंकि वो कोलोइड को जाने से रोक देंगे, इसलिए उसको क्या बोला, कोलोइडल, कोलोइडल नहीं डन,
कोलोइडियन, हाँ लास्ट में न है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, फिर The usual collodion is a 4% solution of nitrous cellulose in a mixture of alcohol and ether. हाँ मेरी बात सुनो, 4% सॉल्यूशन लिखा है ना मेंशन करके, ज़्यादा रखेंगे तो ब्लॉक कर देगा, कम रखेंगे तो वो काम नहीं होगा। आप समझ में आया 4% की इम्पोर्टेंस। और वो 4% में जो ईथर और एल्कोहल है वो वापस इवेपोरेट होने वाले हैं। जैसे सीमेंट को आसपास में होल में चिपकाने के लिए मेरे को एक बार तो पानी में डिसॉल्व करके लगाया, फिर पानी तो उड़ जाना है, इवेपोरेट के सीमेंट रह जाना है, तो वो रह जाना है, तो वाला कंटेंट अलग है और उड़ जाने वाला कंटेंट है। तो सॉल्वेंट एक तरह से ईथर और कौन एल्कोहल, हाँ वो टाइम पास है। फिर An ultra filter paper may be prepared by soaking the filter paper in a collodion solution, hardening by formaldehyde and then finally drying it. सुनो, हार्डनिंग बाय मतलब वही फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर से भी ले सकते हैं। कोई भी ऐसा अल्ट्रा फिल्टर पेपर के अंदर क्या करोगे आप, अल्ट्रा फिल्टर पेपर को उसको कोई एक रिएजेंट चिपका दो उसको, कुछ भी चिपकेगा, पोरस छोटे होंगे बस, लेकिन ज़्यादा छोटे भी ना हो जाए और थोड़े छोटे होने चाहिए बस। तो इसके लिए वर्डिंग तो याद कर ली, क्योंकि साइज रटी हुई है क्या, ना तो फिल्टर पेपर की साइज आपको पता, न ये जो लिख रहे हैं उनकी साइज आपको पता, और कितना परसेंटेज को एब्जॉर्ब करेगा वो सब मैथमेटिक्स मैंने भी नहीं किया आज तक, सिर्फ फीलिंग है वास्तविक क्या किया। अच्छा, आपको भी आ गई होगी फीलिंग तो कि क्या हुआ है, वर्ड रट्टे मारने आगे। Thus, by using ultrafilter paper, the colloidal particles are separated from rest of the materials. Ultrafiltration is a slow process. To speed up the process, pressure or suction is applied. The colloidal particles left अच्छा behind. एक मिनट वही है, चाय है, चाय में जैसे सपोज करो आप क्या करते हो, आप चाय की पत्ती है और वो गीली गीली है, ठीक है, इधर से एक कप चाय बनाई डाल दिया, आधा कप तो फटाक से भर गया, अभी आधे के लिए वो थोड़ा थोड़ा गिर रही है, अब ऊपर से चम्मच से दबा दोगे तो जल्दी गिर जाएगी। The colloidal particles left on the ultrafilter paper are then stirred with fresh dispersion medium solvent to get a pure colloidal solution. अल्ट्रा फिल्टर पेपर का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। फिल्टर पेपर से अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, तो बेटर, नॉट जस्ट बेटर, बेटर वर्ड और ज़्यादा वर्ड में डिफरेंस होता है, ज़्यादा ही बेटर हो कभी कभी नहीं होता, तो बस चीज़ है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कम अच्छा भी हो सकता है, रैंक है ज़्यादा आनी अच्छी बात थोड़ी, कम आनी चाहिए, तो ज़्यादा मतलब अल्ट्रा मतलब ज़्यादा होता है, अल्ट्रा मतलब अच्छा ही होगा ये नहीं हो सकता, अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, जो वर्ड की फीलिंग है वो होगा। इंफ्रा मतलब कम, आपने सुना होगा अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रा रेड, अल्ट्रा वायलेट मीन्स वायलेट से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, इंफ्रा रेड मीन्स रेड से भी कम फ्रिक्वेंसी। वर्ड से इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक मीन्स फ्रिक्वेंसी जो ह्यूमन ईयर से वही ज़्यादा है, और इंफ्रासोनिक मीन्स ह्यूमन ईयर से कम है, तो वो वर्ड्स लिंक हो जाएंगे, इंफ्रा और अल्ट्रा बार बार आते हैं। चलो, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में और ज़्यादा फिल्टर, तो वो परसेंटेज अमाउंट ऑफ पासिंग कंटेंट को रिड्यूस करेगा। अल्ट्रा फिल्टर क्या करता है, डालोगे कुछ तो इधर से जो निकलता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो अल्ट्रा फिल्टर और कम कर देगा, तो बराबर है, पोरस की साइज और कम हो गई। लॉजिकल समझ में आया? आगे हेडिंग को Properties of colloidal solution. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो बोलो, रीड कर दो हेडिंग बस। Colligative properties. हाँ, Colligative properties. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा एक बात बताओ, ये कंप्लीट सॉल्यूट है लेकिन पार्शियली सॉल्यूट जैसा बिहेवियर देगा, तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देगा, बट स्ट्रेंथ और पावर या जो भी इसके अंदर जो भी काम होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वो पार्शियली थोड़ा होगा, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बट अमाउंट में कम। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट ये कंप्लीट सॉल्यूट नहीं है, पार्शियल सॉल्यूट है, सस्पेंशन और सॉल्यूट के बीच की कंडीशन है। ठीक, चलो रीड कर लो। Colligative properties. Colloidal particles being bigger aggregates, the number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to a true solution. Hence, the values of colligative properties, osmotic pressure, lowering in vapor pressure, depression, are of small order as compared to the values shown by true solutions at same concentrations. बराबर, क्योंकि कॉलोइडल पार्टिकल्स है ना, वो क्या करते हैं, वो परफेक्ट सॉल्यूट नहीं मान सकते ना, उसे अपन पार्शियल सॉल्यूट मान रहे हैं। मैं अपनी तरफ से वर्ड समझा रहा हूँ, समझ लो। और बोलो। Tyndall effect.
टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या हो गया, लाइट की रेंज क्या होती है, लाइट पार्टिकल की रेंज क्या होती है, मतलब नैनोमीटर में 400 to 700 नैनोमीटर है ना। अप्रोक्सीमेटली कोलॉइडल पार्टिकल की साइज क्या होती है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो इसके बीच में ही आया है क्या लाइट पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि लाइट पार्टिकल इसके ऊपर से जाए तो वो क्या बोलते हैं उसको, नॉट परफेक्ट वर्ड नहीं आ रहा वो, स्कैटरिंग इसलिए वो फिजिक्स में आता है। स्कैटर कब होता है, सुन लो साइड में लिख लो, वेवलेंथ एंड साइज कोई डायमीटर सिमिलर हो जाए। स्कैटरिंग कब होता है, हाँ वेवलेंथ और डायमीटर आजू बाजू हो जाए तो क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। डन, चलो मैं स्कैटरिंग का सिग्निफिकेंस समझाऊंगा, ठीक है। रेडी हो ना सब, मतलब दिख रहा है तुमको, हाँ रेडी हो ना। अरे भाई जो नए वर्ड आते हैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं एक बॉल लेता हूँ, छोटी मोटी बॉल, कोई भी टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, जमीन पे मारता हूँ तो सीधी गई, सीधी जाने के बाद वो सीधी ऊपर आती है या इधर उधर भाग जाती है, स्मूथ सरफेस सीधी ऊपर आती है, पक्का देख लो, बाद में चेंज नहीं करने दूंगा। बात तो आपने सही बोली, सीधी ऊपर आती है तो ये तो रिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। जबकि आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, आपका अर्थ फ्लैट नहीं होता है, आपका अर्थ फ्लैट तो होता ही नहीं, अर्थ तो स्फेरिकल है, तो सीधी कैसे आ गई, मतलब एक्चुअली साइज ऑफ पार्टिकल जो है और साइज ऑफ ये एक्चुअली वेवलेंथ हो गई, बॉल वाली वो वेवलेंथ हो गई, और अर्थ जो है वो साइज ऑफ डायमीटर हो गया। और डायमीटर जब बहुत ज़्यादा हो पार्टिकल का और वेवलेंथ छोटी हो तो ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन होता है। देखा आपने आंखों के सामने, अभी चेंज मत करना स्टेटमेंट, हाँ सर अभी बदलना है हमें, ठीक है। बॉल वेवलेंथ हो गई और अर्थ का डायमीटर एक तरह से साइज ऑफ पार्टिकल हो गया, तो अगर साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा है तो ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा, ठीक है। अभी समझो कि आपने बॉल डाली, मतलब आप 1000 बॉल डालते हो ऊपर से नीचे की तरफ, और कितनी बॉल ऊपर आएंगी सीधी सीधी एकदम एग्जैक्टली 1000 के 1000 अर्थ पे। अभी मैं सपोज करो, क्या कोई भी दिखता नहीं अभी, क्या ठीक है, एक बार सपोज करो ऐसा है, ये बेंच है ना ये ले लो, ये ऐसा सरफेस है बराबर, ऐसे सरफेस पे 1000 बॉल मार रहा हूँ, बताओ किधर किधर जाएगी, कुछ ऊपर आएगी, थोड़ी ऊपर भी आ सकती है, थोड़ी, क्योंकि ये क्या बाउंड्री सरफेस है, क्या है बाउंड्री सरफेस है। तो इसमें क्या है, पार्टिकल की साइज, ठीक है, पार्टिकल की साइज इधर है, ये देखो पार्टिकल की साइज ये कम है, और बॉल मार रहे हो तो बॉल की साइज और पार्टिकल की साइज सिमिलर होगी ना, तो क्या है, थोड़ी इधर जाएंगी, थोड़ी इधर जाएंगी, थोड़ी ऊपर भी आएंगी, मतलब सब जगह स्कैटर हो गई। ये भी स्फेरिकल शेप है, और पिछली बार भी स्फेरिकल शेप ही था, और फ्लैट नहीं होता है, पता है ना जीके वो आजकल मीम चलते ना यार, तो सॉरी नहीं, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, दोनों बार मैंने स्फीयर लिया, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप लिया, राउंड शेप लिया, तो राउंड शेप के अंदर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार स्कैटरिंग हुआ। कब स्कैटरिंग हुआ, कब रिफ्लेक्शन हुआ, जब साइज ऑफ पार्टिकल इज लार्जर, मच लार्जर देन द साइज ऑफ वेवलेंथ, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। इस टाइम पे क्या होगा, स्कैटरिंग, ठीक है। और तीसरा केस वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसमें एक्चुअली एनर्जी कम हो जाती है। वेवलेंथ ज्यादा तो इक्वल टू hc बाय लैम्डा, एनर्जी कम, और स्कैटर होने के बाद बचती नहीं है। तीसरा केस कि वेवलेंथ क्या है,
बहुत ज़्यादा, तो उसमें स्कैटरिंग की जगह डिफ्रैक्शन आ जाता है। स्कैटरिंग की जगह क्या आ जाता है? डिफ्रैक्शन आ जाता है। और दूसरा, अब बचनी भी तो चाहिए, क्या होना चाहिए साथ में? एनर्जी कम है, सेम इंटेंसिटी लोगे, एनर्जी क्या हो जाएगी, मतलब एनर्जी एक्चुअली कम हो जाएगी, सीधी बात बोलता हूँ। तो वो एक्चुअली डिफ्रैक्ट हो जाती है, ज़्यादा सही वर्ड क्या है? अब डिफ्रैक्शन आपको आता नहीं है, इसलिए इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब आने वाला है, ऑप्टिक्स या फिजिक्स में आएगा तब देखेंगे। एटलीस्ट ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया। दोनों राउंड थे, एक में रिफ्लेक्शन हुआ, एक में स्कैटरिंग हुआ। तो स्कैटरिंग होने की कंडीशन क्या है? जब आपका साइज ऑफ पार्टिकल वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल दो एटलीस्ट। साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा होगा तो वेवलेंथ से तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, स्कैटरिंग नहीं होगा, कंफर्म। ठीक है, चलो कम से कम थोड़ा समझ में आया। दूसरा फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, वो फिर फिजिक्स से संभालेगा ये वर्ड, तो केमिस्ट्री को संभालेगा ये सब वर्ड्स, है ना। तो अब ठीक है, एक बार पढ़ लो क्या है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए? लाइट पार्टिकल आई, तो लाइट ना, लाइट पार्टिकल जब वेव पे गिर, हाँ लाइट पार्टिकल, लाइट का पार्टिकल मतलब फोटोन। फोटोन जब आपका सॉलिड पे गिरे तो वो स्कैटर तो होना चाहिए, बट इसके अंदर नहीं घुस जाए। बुलेट मार दी तो दूर हो जाएगा। सरफेस कैसी होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए कि सॉफ्ट होनी चाहिए? बताओ नॉलेज के लिए, अगर मैं मान लो पार्टिकल ऐसे नीचे फेंक रहा हूँ तो नीचे वाली सरफेस कैसी होनी चाहिए? हार्ड। तो या ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड मतलब व्यू ज्यादा होना चाहिए। तो सॉल्वेंट का कोलोइडल पार्टिकल से व्यू में गैप ज्यादा होना चाहिए। हार्ड मतलब ऑप्टिकल हार्ड। नहीं तो पता चला पार्टिकल डाला तो वापस ही नहीं आया, ना तो स्कैटर होके आया ना रिफ्लेक्ट होके आया, अंदर ही भाग गया वो तो दोनों भी नहीं मिले। ठीक है, अंदर नहीं चला जाए, जिसके लिए कंडीशन अप्लाई वो हार्ड होना चाहिए, ऑप्टिकल हार्ड। अब रीड कर लो तो कंडीशन दी है, दोनों रीड करो फटाक से। कंडीशन The diameter of the dispersed particles is not much smaller than the wavelength of the light used, and the refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude. एक ऑप्टिकली हार्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये बहुत छोटा है और बहुत बड़ा दोनों नहीं होना चाहिए। सिमिलर लिख देना वर्ड, स्कैटरिंग की कंडीशन ही है, सिमिलर साइज ऑफ पार्टिकल होनी चाहिए वेवलेंथ की, और साइज ऑफ पार्टिकल सिमिलर होनी चाहिए आजू बाजू, तो अच्छा स्कैटरिंग होता है। ठीक, चलो फिर आगे बहुत हो गया ना। चलो एक बार एक सेकंड, आगे कुछ प्रॉपर्टी के एक आध हो तो पढ़ के खत्म करते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी ऐसा है। नेक्स्ट हेडिंग तो बोलो एक बार, छोटी है या बड़ी है? मेरे अच्छा हाँ, टिंडल के बाद कलर है। अब टिंडल है तो कलर भी आएगा, क्योंकि टिंडल इफेक्ट लाइट के ऊपर हुआ, लाइट मतलब कलर, तो कलर आता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है टिंडल इफेक्ट से, कैरेक्टरिस्टिक कलर आएगा। और ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, ये तो नेग्लिजिबल कंटेंट हो गया। एक पार्टिकल इस पे mg नेग्लिजिबल लगेगा क्योंकि बड़ा पार्टिकल है या छोटा पार्टिकल है। सॉल्यूट का ब्राउनियन मूवमेंट हाईएस्ट होता है, कॉलोइड का ब्राउनियन मूवमेंट थोड़ा कम लेकिन इफेक्टिव होता है। ब्राउनियन मूवमेंट मतलब mg नहीं लगता, पार्टिकल रैंडमाइज मोशन में रहता है, मतलब ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लिजिबल। तो ब्राउनियन मोशन मतलब रैंडम है, और ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लिजिबल। अगर ग्रेविटी इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा? कॉलोइडल पार्टिकल सब सेट हो जाएगा नीचे, तो फिर वो कॉलोइडल कहाँ बचा? सस्पेंशन बोलेंगे फिर उसको। तो सस्पेंशन में ब्राउनियन मोशन नहीं होता है, कॉलोइड में होता है, और सॉल्यूट में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ब्राउनियन का एक स्टेप बैक है। और चार्ज ऑन द कॉलोइडल पार्टिकल, ये बड़ा काम है। वो इसके टॉपिक के अंदर, सॉरी टॉपिक के अंदर टॉपिक है। हाँ, गैस के लिए भी तो यही बोलते हैं, ग्रेविटी नेग्लिजिबल इसलिए ब्राउनियन मोशन होती है गैस की। ठीक है, सेम कॉलोइड के लिए भी बोलेगा। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप? नहीं, मैं ऐसा बोल रहा था चार्ज और कॉलोइडल पार्टिकल बड़ा है। बड़ा है, हाँ वही मुझे पता है। जो छोटे टॉपिक है ना उसमें क्या है, रीड कर लेते हैं अपन, क्या करता है
अभी आपका बस एक चार्ज और कॉलोइड बचा है, फिर इमल्सन बचा होगा, है ना? फिर थोड़ा बहुत और भी कोएगुलेशन के टाइम, मतलब ठीक है 2-1 दिन में हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं बचा। कल हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, कल हम अपना फिजिक्स का डाउट सॉल्विंग इसके लिए रखा है तो उसमें डाउट सॉल्विंग हो जाए, इंटरनल हो जाए तो एक्सटर्नल में दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी, ठीक है। अभी एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि आंखों को थोड़ा रिलैक्स देना जरूरी है। मेरे को तो चलेगा, ऑनलाइन वालों के लिए बोलता हूँ, ऑन रख देना ऑडियो वीडियो, बस आप साइड में बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, एग्जैक्ट 5। क्या हुआ? फटाफट खा लो जिसको खाना है।